नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 6 भाग 6 तक पढ़ लिया था। भाग 6 में आपने ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ा कि पौधे में कौन कौन से ऊतक तंत्र कार्य करते हैं। आपने पढ़ा कि पौधे में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र कार्य करते हैं, वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र, जिसमें भाग 6 के अंतर्गत आपने वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी कि वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से ऊतक आते हैं, वाह्यत्वचा क्या होती है, क्या कार्य करते हैं, रंध्र क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनके खुलने व बंद होने की प्रक्रिया कैसे होती है, और उसके बाद आपने मूल रोमो या ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं भाग 7 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि होगा भरण ऊतक तंत्र, यानी दूसरा ऊतक तंत्र जो कि है भरण ऊतक तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका टॉपिक है आज का वो है भरण ऊतक तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। भरण ऊतक तंत्र क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा है कि पौधे में 3 ऊतक तंत्र कार्य करते हैं। एक होता है वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, जिसमें देखा जाए तो सबसे मुख्य कोशिका कौन सी है, वो है वाह्यत्वचा। और उसके बाद दूसरा होता है भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र में कई सारे ऊतक आते हैं, जिसमें वलकुट मुख्य रूप से होता है, और होता है परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, और पित्त व पित्त किरणें पाई जाती हैं। अब इसमें भी वलकुट में भी आप अगर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अधस्त्वचा और वलकुट, सामान्य वलकुट, और एक होता है अंतस्त्वचा। तो यहां पर देखेंगे भरण ऊतक तंत्र में तो काफी ऊतक है, कई ऊतक है, काफी ज्यादा ऊतक है कंपेयर टू इसके। और जो तीसरा आता है आपका संवहन ऊतक तंत्र, संवहन ऊतक तंत्र में भी ज्यादा कुछ नहीं, जाइलम, फ्लोएम और कभी कभी कैम्बियम, बस इतने पाए जाते हैं। तो इन सभी के तुलना में भरण ऊतक तंत्र में काफी ज्यादा ऊतक पाए जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा फिगर में दिखाने की कोशिश करूं, एक पौधा है, उस पौधे का ये तना है मान लेते हैं। इस तने को अगर हम काटते हैं और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, तो आप देखेंगे इसके सबसे बाहरी तो क्या पाया जाएगा, बताइए? सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है? किसी भी पौधे के किसी भाग का सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है? वाह्यत्वचा यानी एपिडर्मिस का बना होता है, जो कि आपको पहले भी बताया गया है, वाह्यत्वचा का बना होता है। और देखिए सबसे कम जो पाई जाती हैं वो है जाइलम और फ्लोएम, यानी वाह्यत्वचा के बाद जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ये हो गया जाइलम। ठीक, ये येलो कलर से जो आप देख रहे हैं वो फ्लोएम हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम बना देते हैं जाइलम, ये हो गया संवहन बंडल, यानी हम कह सकते हैं संवहन ऊतक तंत्र। वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र हो गया, और ये हो गया संवहन ऊतक तंत्र। बाकी जितने भी ऊतक आते हैं, ये सभी ऊतक क्या कहलाएंगे? भरण ऊतक तंत्र। बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी ऊतक पौधे में पाए जाते हैं सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आता है अधस्त्वचा यानी हाइपोडर्मिस, सामान्य वलकुट यानी जनरल कॉर्टेक्स और अंतस्त्वचा यानी
एंडोडर्मिस आता है, साथ ही आपका आता है परिरंभ यानी पेरिसाइकिल, फिर आता है पित्त व पित्त किरणें। ठीक है, आप जो पिंक कलर से देख रहे हैं ये सभी किसकी कोशिकाएं हैं? भरण ऊतक तंत्र की कोशिकाएं हैं, भरण ऊतक तंत्र की कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से भरण ऊतक तंत्र की जो परिभाषा है वह बड़ी सामान्य सी हो जाती है, बहुत आसान हो जाता है कि वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र को छोड़कर बाकी जितने भी ऊतक पाए जाते हैं सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद कर सकते हैं भरण ऊतक तंत्र क्या होता है? भरण ऊतक तंत्र जो कि आपको पिंक कलर से बनाया गया है, भरण ऊतक तंत्र वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र व संवहन ऊतक तंत्र के अतिरिक्त वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, पौधे में भरण ऊतक तंत्र की आप परिभाषा क्या दे सकते हैं कि वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र व संवहन ऊतक तंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कितना सिंपल, क्योंकि भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी कोशिकाएं आती हैं, जबकि वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में केवल क्या आता है? वाह्यत्वचा आता है, रंध्र आता है, मूल रोम आते हैं। संवहन ऊतक तंत्र के अंतर्गत 3 ही आता है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। बाकी जितने भी हैं सब भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी आप भरण ऊतक तंत्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि भरण ऊतक, नहीं ऐसे कह सकते हैं कि वाह्यत्वचीय या वाह्यत्वचा व संवहन ऊतक के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत जितने भी ऊतक आते हैं वे या तो मृदूतक के बने हो सकते हैं, मृदूतक यानी पैरेन्काइमा के बने हो सकते हैं, या स्थूल कोण ऊतक के बने हो सकते हैं यानी कोलेनकाइमा के बने हो सकते हैं, या दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन काइमा के बने हो सकते हैं, से बने हो सकते हैं। कितना इजी था। भरण ऊतक तंत्र क्या होता है? तो वाह्यत्वचा व संवहन ऊतक के अतिरिक्त वाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र व संवहन ऊतक तंत्र के अंतर्गत जितने भी ऊतक आते हैं सब भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत जो भी ऊतक आते हैं वे या तो मृदूतक के बने हो सकते हैं, स्थूल कोण ऊतक, या फिर दृढ़ ऊतक से मिलकर बने हो सकते हैं। पत्तियों में इन्हें एक अलग नाम दिया जाता है। पत्तियों में भरण ऊतक तंत्र को पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। ठीक, ये बात याद कर लीजिए। सॉरी, पत्तियों में ये पतली भित्ति वाली व हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। यानी इनके पत्तियों में, इन कोशिकाओं में हरित लवक भी पाए जाते हैं, हरित लवक युक्त होता है। इन्हें क्या कहते हैं? पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल कहते हैं। अब आपने पढ़ा है कि मीजोफिल में कौन आता है? मीजोफिल में पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। आइए आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए ये फिगर जो है वो एक सामान्य सी पत्ती का छोटा सा कट है और उसे जूम करके दिखाया गया है। तो पत्ती में वाह्यत्वचा यानी एपिडर्मिस के बाद जो भी ऊतक पाए जाते हैं, वाह्यत्वचा यानी लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। पत्ती है ना, पत्ती में अपर एपिडर्मिस पाया जाएगा, उसके ऊपर पत्ती के ऊपरी जो वाह्यत्वचा है उसे
अपर एपिडर्मिस यानी ऊपरी बाह्य त्वचा कहते हैं, तथा पत्ती के जो निचला जो बाह्य त्वचा है उसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। तो बाह्य त्वचा के बाद जो ऊतक पाई जाती हैं वो क्या है, मेसोफिल कहलाते हैं। पर्णमध्योतक कहते हैं। अब पर्णमध्योतक भी दो प्रकार का होता है, बताएं आपको, एक पैलिसेड और दूसरा स्पंजी। तो पैलिसेड जो होते हैं वो बहुत सटे सटे होते हैं और स्पंजी पैरेन्काइमा में काफ़ी अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, पत्ती में भी वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। पत्ती में भी आप अगर देखें तो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ, इसको और बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जगह जगह पर जाइलम फ्लोएम भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया संवहन ऊतक और वो हो गया बाह्यत्वचीय ऊतक, ठीक है। बाह्यत्वचीय ऊतक ये हो गया। तो बाह्यत्वचीय ऊतक, संवहन ऊतक को छोड़कर अन्य सभी ऊतक क्या कहलाते हैं, भरण ऊतक तंत्र। पत्ती में इस भरण ऊतक तंत्र को पर्णमध्योतक कहते हैं। क्लियर? आइए टॉपिक पे आते हैं। तो पत्तियों में ये पतली भित्ति वाले व हरित लवक युक्त होते हैं, इन्हें पर्णमध्योतक कहते हैं। अब आपका काम है कि इसके आगे आप जोड़ सकते हैं कि पर्णमध्योतक में दो प्रकार की कोशिकाएं पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि पैलिसेड पैरेन्काइमा ज्वार यानी सारगम में नहीं पाया जाता, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे कि आखिर इन भरण ऊतक तंत्र में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं। तो भरण ऊतक तंत्र में निम्नलिखित आते हैं, निम्नलिखित ऊतक आते हैं। कौन कौन से आपने पढ़ा है, इसको भी बताइए। इसमें कौन कौन आता है, वल्कुट आता है यानी कॉर्टेक्स, और परिरंभ आता है यानी पेरिसाइकल, और पित्त व पित्त किरणें आती हैं। याद करिए। वल्कुट के अंतर्गत भी क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है अधस्थ त्वचा, याद करिए, अधस्थ त्वचा यानी हाइपोडर्मिस, और सामान्य वल्कुट यानी जनरल कॉर्टेक्स, और अंतस्थ त्वचा जिसे कहते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक। याद करिए भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, वल्कुट आता है, परिरंभ, पित्त व पित्त किरणें। वल्कुट के अंतर्गत भी आता है अधस्थ त्वचा, सामान्य वल्कुट और अंतस्थ त्वचा। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। वल्कुट क्या है, क्या कार्य करता है, तो आइए। पहला आता है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। सिंपल, वल्कुट कहाँ पाए जाते हैं, तो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होते हैं और आखिरी अंतस्थ त्वचा तक फैले होते हैं। यानी कह सकते हैं कि वल्कुट बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस के नीचे पाया जाने वाला भरण ऊतक है, जो कहाँ तक फैला होता है, अंतस्थ त्वचा, जो अंतस्थ त्वचा तक फैला होता है। क्लियर है बात, जो अंतस्थ त्वचा तक फैला होता है। अब वल्कुट के अंतर्गत भी तीन आते हैं। वल्कुट के अंतर्गत तीन ऊतक आते हैं। कौन कौन से, अभी आपने पढ़ा। पहला अधस्थ त्वचा,
अधस्थ त्वचा, इसे क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। अधस्थ त्वचा यानी हाइपोडर्मिस। अधस्थ त्वचा, ये जो परत होती है ये पौधे में पाए जाने वाले अन्य ऊतकों की रक्षा का कार्य करती हैं, बस इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं होता। जो महत्वपूर्ण बात ही है वो ये कि ये द्विबीजपत्री पौधों में किसकी बनी होती हैं और एक बीजपत्री पौधों में किसकी बनी होती हैं। तो अधस्थ त्वचा द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में बाह्य त्वचा के नीचे स्थूल कोण ऊतक यानी कोलन काइमा, स्थूल कोण ऊतक की व एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे दृढ़ ऊतकों यानी स्क्लेरन काइमा, दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा की एक या कुछ परतें पूरी पट्टी के रूप में, पूरी पट्टी के रूप में या छोटे छोटे टुकड़े में पाई जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अधस्थ त्वचा, अधस्थ त्वचा यानी हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। यानी अधस्थ त्वचा द्विबीजपत्री पौधों में किसके बने होते हैं? स्थूल कोण ऊतक यानी कोलन काइमा के, और एक बीजपत्री पौधों में किसके बने होते हैं? दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरन काइमा के। याद कर लीजिए। इनका कार्य क्या है? ये परतें रक्षा का कार्य करती हैं, बस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कौन सा पॉइंट है कि द्विबीजपत्री पौधों में अधस्थ त्वचा किसका बना होता है? तो द्विबीजपत्री में किसका बना होता है? द्विबीजपत्री पौधों में स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक की बनी होती है, याद करिए। और एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में किसकी बनी होती है? एक बीजपत्री पौधों में यह बना होता है दृढ़ ऊतक की। ठीक है। अभी आज नीट से रिलेटेड भी इन सब के जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी बताए जाएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सबसे आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन नीट 2016 में डायरेक्ट ही पूछा गया था कि बाह्य त्वचा और संवहन ऊतक के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक को क्या कहते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? भरण ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया आपका पहला कॉर्टेक्स में अधस्थ त्वचा, हाइपोडर्मिस। अब उसके बाद आता है अधस्थ त्वचा के बाद दूसरा सामान्य वलकुट, सॉरी बी लिखेंगे, सामान्य वलकुट। अभी इन सभी को फिगर में भी आपको दिखा दिया जाएगा। जनरल कॉर्टेक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ इनसे रिलेटेड उन्हें आप देख लें। सामान्य वलकुट में जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच अंतराकोशिकीय स्थान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। याद कह सकते हैं कि इनमें सुविकसित अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अगर हम सामान्य वलकुट को
तरुण तने में देखें, तरुण तने का मतलब होता है नया बना हुआ तना, पौधे के नए तने में जो हरे रंग की दिखाई देती है, नया शाखा, तो उनमें वलकुट की कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है। तो ऐसे वलकुट को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये मैंने बहुत पहले ही बताया था, भाग 1 या भाग 2 में बताया था कि ऐसी कोशिकाएं, ऐसी मृदुतक कोशिकाएं जिनमें हरित लवक पाया जाता है उन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कह सकते हैं कि प्रायः तरुण तने की वलकुट कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्लोरोप्लास्ट से बना है, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, इनमें मंड यानी स्टार्च, टेनिन व अन्य उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं। अन्य उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। ये हो गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सामान्य वलकुट के बारे में, जलीय पौधों की वलकुट, जलीय पौधों की वलकुट में एक विशेष प्रकार का मृदुतक यानी पैरेन्काइमा पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वायुओतक कहते हैं। वायुओतक यानी एरेनकाइमा, इसके बारे में भी आपको बताए हैं। एरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? इसमें एयर भरा होता है जिसके कारण पौधे जल की सतह पर तैरने योग्य हो जाते हैं, वायुओतक कहते हैं। इनमें बड़े वायु स्थान यानी एयर स्पेस होता है जिसमें वायु भरा होता है, जिसमें वायु भरा होता है। ठीक है, ये जलीय पौधों की विशेषता है कि जलीय पौधों की वलकुट में वायु से भरे वायुतक यानी एरेनकाइमा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे हल्के हो जाते हैं, जल में तैरने योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वलकुट का कार्य क्या है? तो वलकुट पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, और भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है तथा आंतरिक ऊतकों की रक्षा करता है। आंतरिक ऊतकों की रक्षा करता है। ठीक है, बस ये हो गया सामान्य वलकुट के बारे में। अब इसके बाद आता है तीसरा, जो कि है अंतस्त्वचा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस को एक और नाम से जाना जाता है, इसे मंड आच्छद भी कहते हैं। इससे पहला पॉइंट इसका है, इसे मंड आच्छद यानी स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा पाए जाते हैं, मंड अधिकता से पाए जाते हैं। मंड, टेनिन
ये सभी अधिकता से पाए जाते हैं। इसलिए अंतस्त्वचा को मंडाच्छद भी कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह कोशिकाओं की अकेली परत के रूप में पाई जाती हैं। कोशिकाओं की अकेली परत के रूप में पाई जाती हैं, जो वलकुट को, क्योंकि वलकुट की आखिरी ऊतक है, वलकुट को रंभ यानी स्टील से पृथक करती है, पृथक करती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2016 में। नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए वलकुट को रंभ से कौन अलग करता है। तो वलकुट को रंभ से कौन अलग करता है? अंतस्त्वचा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। अंतस्त्वचा के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनमें मंड यानी स्टार्च, टेनिन व म्यूसिलेज अधिकता से पाए जाते हैं। अधिकता से पाई जाती है। मंड की अधिकता के कारण ही इसे मंडाच्छद कहते हैं। मंड की अधिकता के कारण ही इसे मंडाच्छद यानी स्टार्च शीथ कहते हैं। क्लियर है? बस ये हो गया वलकुट की कोशिकाओं के बारे में कि वलकुट में कौन कौन से आते हैं? अधस्त्वचा, सामान्य वलकुट और अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस। यहाँ से एक क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है, सिंपल सा है। वलकुट को रंभ से कौन अलग करता है? तो अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस। अब इसके बाद आता है दूसरा, भरण ऊतक तंत्र में आपने पहला पढ़ लिया वलकुट के बारे में। अब आता है दूसरा जो कि है परिरंभ यानी पेरिसाइकल। एक मिनट, इससे पहले एक लाइन और आप पढ़ लीजिए। अंतस्त्वचा से ही संबंधित है, अंतस्त्वचा से संबंधित है, क्योंकि अंतस्त्वचा में 2 नीट में क्वेश्चन पूछे गए थे अभी। अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस के बारे में आपने इतनी बातें जानी। अंतस्त्वचा से रिलेटेड एक और पॉइंट कि अंतस्त्वचा की कुछ कोशिकाओं की अरीय यानी रेडियल और आंतरिक भित्तियां सुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन की संग्रह के कारण स्थूलित यानी फूल जाती हैं, स्थूलित यानी थिकेंड हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इन स्थूलित पट्टियों को क्या कहा जाता है? इन स्थूलित पट्टियों को कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। कैस्पेरियन पट्टियां यानी कैस्पेरियन
स्ट्रिप कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैस्पेरियन पट्टियाँ किससे मिलकर बनती हैं। तो कैस्पेरियन पट्टियाँ किससे बनती हैं? अंतःत्वचा से बनती हैं। 2 क्वेश्चन अंतःत्वचा से पूछे गए अभी तक नीट में। एक नीट 2016 में कि वल्कुट को रंभ से कौन पृथक करता है? अंतःत्वचा। दूसरा, कैस्पेरियन पट्टियाँ किससे बनती हैं? तो अंतःत्वचा से। तो अंतःत्वचा की कुछ कोशिकाओं की आरीय और आंतरिक जो भित्तियां हैं वो कुछ पदार्थों के संग्रह की वजह से, कौन से पदार्थ? सुबेरिन, क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन की संग्रह की वजह से मोटी हो जाती हैं, स्थूलित हो जाती हैं। ऐसी स्थूलित पट्टियों को हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन पट्टियां कहते हैं। ठीक, बस। अब इसके बाद आता है दूसरा, परिरंभ, यानी पेरिसाइकल। परिरंभ के बारे में पहला पॉइंट कि यह अंतःत्वचा यानी एंडोडर्मिस के नीचे पाया जाता है। जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो ये कि कुछ जलीय पौधों और एक बीजपत्री तनों में यह परत नहीं पाया जाता। कुछ जलीय पौधों व एक बीजपत्री तनों में यह परत नहीं पाया जाता। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका कि एक बीजपत्री तने में परिरंभ नहीं पाया जाता, पेरिसाइकल। दूसरा, यह किसकी बनी हो सकती हैं? तो यह स्थूल कोण ऊतक नहीं, सॉरी, मृदूतक। यह मृदूतक या दृढ़ ऊतक की बनी होती हैं तथा कोशिकाओं की एक या बहुत सी परतों की बनी हो सकती हैं। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आवृत बीजी पौधों की जो पार्श्व जड़ होती हैं, लैटरल रूट्स, वो इन्हीं से बनती हैं। यानी आवृत बीजी पौधों में इन्हीं कोशिकाओं से पार्श्व जड़ों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पार्श्व जड़ों यानी लैटरल रूट्स का निर्माण होता है। बस ये 3-4 पॉइंट हैं परिरंभ के बारे में कि परिरंभ अंतःत्वचा के नीचे पाए जाते हैं, कुछ जलीय पौधों एक बीजपत्री तनों में अनुपस्थित होते हैं, मृदूतक या दृढ़ ऊतक के बने होते हैं और बहुत सी परतों या एक कोशिकीय परतों के रूप में पाए जा सकते हैं। आवृत बीजी पौधों में इन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है, लैटरल रूट्स का निर्माण होता है। फिर आता है तीसरा, पित्त एवं पित्त किरणें। पित्त एंड पित्त रेज। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यह जड़ व तनों का केंद्रीय भाग होता है। अभी आपको फिगर में दिखाया जाएगा। अगर आप किसी जड़ को लेते हैं पौधे के, तो उसके भाग को कट करके आप देखेंगे तो उसका जो केंद्रीय भाग होता है वो किसका बना होता है? पित्त का। तो यह जड़ व तने का केंद्रीय भाग होता है जो किससे मिलकर बना होता है? मृदूतक से बना होता है। मृदूतक का बना होता है
और जीवित कोशिकाएं होती हैं, और जीवित कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि द्विबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तनों में व एक बीजपत्री जड़ में यह अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित व स्पष्ट होता है। ठीक, याद करिए पित्त एवं पित्त किरणों के बारे में कि यह जड़ व तने का केंद्रीय भाग होता है और मृदुतक बना होता है, जीवित कोशिकाएं होती हैं। द्विबीजपत्री तनों में और एक बीजपत्री जड़ में यह अधिकता से पाया जाता है। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, यानी द्विबीजपत्री तनों में तो खूब पाया जाता है, लेकिन द्विबीजपत्री जड़ में नहीं पाया जाता या बहुत कम होता है। द्विबीजपत्री जड़ों में व एक बीजपत्री तने में, एक बीजपत्री तने में यह बहुत कम विकसित या बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, पित्त का कार्य क्या होता है? तो पित्त का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थ का संग्रह करना है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना है। यदि यह दृढ़ ऊतक की बनी हो, यदि यह दृढ़ ऊतक की बनी हो तो यह क्या कार्य करेंगी? यांत्रिक सहारा प्रदान करेंगे, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये द्विबीजपत्री तने के बारे में। द्विबीजपत्री तनों में पित्त संवहन पुलों के मध्य, संवहन पुलों के मध्य होते हुए परिरंभ यानी पेरिसाइकिल तक फैला होता है, पेरिसाइकिल तक फैला होता है। इसे क्या कहते हैं? पित्त किरण, पित्त किरणें या मज्जा रश्मि, मज्जा रश्मि, पित्त रेज या इसे मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेडुलरी रेज क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह द्विबीजपत्री तनों में पाया जाता है। पित्त संवहन पुल से उनके मध्य से होते हुए परिरंभ तक फैले होते हैं, इसी को मेडुलरी रेज कहते हैं। यह यानी मेडुलरी रेज यह जड़ में नहीं पाया जाता, जड़ों में नहीं पाए जाते हैं। बस ये हो गया संपूर्ण बातें भरण ऊतक तंत्र के बारे में। आइए हम आपको फिगर में समझाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि भरण ऊतक तंत्र क्या होता है। ये आपका एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, और
उसके बाद आपका आता है फ्लोएम कैम्बियम, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं संवहन ऊतक। तो वाह्य त्वचीय या वाह्य त्वचा तथा संवहन ऊतक के अतिरिक्त जितने भी ऊतक पाए जाते हैं पौधे में, वे सभी क्या कहलाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाइपोडर्मिस, यानी ये सभी कोशिकाएं हो गई हाइपोडर्मिस, जो कि क्या कहलाता है, अधस्थ त्वचा। उसके बाद कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स यानी जनरल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद वल्कुट के नीचे एंडोडर्मिस की लेयर पाई जाती हैं। उसके बाद परिरंभ यानी पेरिसाइकिल होता है। पेरिसाइकिल के बाद पिथ कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था पिथ होता है जड़ व तने के केंद्र में। देखिए पिथ केंद्र में होता है, ठीक, ये हो गया, जड़ व तने के केंद्र में पाया जाता है पिथ। और उसके बाद आपका जो फ्लोएम कैम्बियम, जाइलम, मेडुलरी रेज किससे बनते हैं, पिथ से ही बनते हैं। तो जब पिथ क्या हो, पेरिसाइकिल तक फैला हो, जब पिथ पेरिसाइकिल तक फैला होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज कहते हैं। बाकी आपका जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम ये मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइकोटिस्टम और मोनोकोटिस्टम में, अभी इन सब के बारे में तो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दिखाना चाहते थे, भरण ऊतक तंत्र को दिखाना चाहते हैं, इसी वजह से हम आपको यहाँ पर फिगर दिए हैं। हालांकि डाइकोटिस्टम क्या होती है, मोनोकोटिस्टम क्या होती है, इनकी संपूर्ण जानकारी आपको आगे दी जाएगी। तो देखिए ये हो गया संवहन ऊतक, ये सभी क्या है, संवहन ऊतक, वैस्कुलर बंडल। और ये हो गया आपका बाह्य त्वचा। तो फिर वही चीज बताना चाहता हूँ, बाह्य त्वचा संवहन ऊतक को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, ये सभी कोशिकाएं क्या हैं, ये सभी कोशिकाएं भरण ऊतक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, इस फिगर को देखिए, यहां पर तने को काटकर जूम करके दिखाया गया है। आपको पता है एपिडर्मल हेयर पाया जाता है, यानी मूल रोम हो गया, एपिडर्मिस हो गया यानी इसका बाह्य त्वचा हो गया। फिर एपिडर्मिस के नीचे एपिडर्मिस और संवहन ऊतक के मध्य जितने भी ऊतक होते हैं सब भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं। हाइपोडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के बाद वैस्कुलर बंडल आता है जो संवहन ऊतक तंत्र में चला जाता है। पित्त कहाँ होते हैं, पित्त केंद्र में होते हैं। उसी तरीके से पत्ती में देखिए, तो पत्ती में देखिए यहाँ तक आपने पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि बाह्य त्वचा और मीजोफिल के बाद संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। देखिए संवहन ऊतक भी पाया जाता है, पत्ती में संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, सब जगह संवहन ऊतक पाए जाएंगे पौधे के समस्त भागों में, जड़, तना, पत्ती सब जगह पे। आपने देखा कि पत्ती में ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, एपिडर्मिस कहलाती हैं। उसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, इसे क्या कहते हैं, मीजोफिल, मीजोफिल कहता हूँ। मीजोफिल के अंतर्गत दो आते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा हो गए, ये स्पंजी पैरेन्काइमा हो गए। मैंने बताया था पैलिसेड पैरेन्काइमा ज्वार यानी सारगम में नहीं पाया जाता, और उसके बाद आता है वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम में से भी पाए जाते हैं। ये तो आपको समझा ही दिए। एक और फिगर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यह आपके जड़ को काट कर दिखाया गया है। जड़ में आपको दिखाया गया है कि ये हो गया आपका एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद ये आपका कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स में आपका हाइपोडर्मिस, सिंपल जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस सभी आ गए। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल को दिखाया गया है, एंडोडर्मिस दिखाया गया है। एंडोडर्मिस में आप कैस्पेरियन पट्टियों को देख सकते हैं। मैंने बताया कुछ अधस्थ त्वचा, कुछ अंतस्थ त्वचा की कोशिकाओं की अरीय एवं आंतरिक भित्तियाँ सुबेरिन और क्यूटिन या कभी कभी लिग्निन की संग्रह की वजह से मोटी हो जाती हैं, इन्हें कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं। जो कि पूछा गया था कि कैस्पेरियन पट्टियाँ क्या होती हैं, किससे मिलकर बनी होती हैं, अंतस्थ त्वचा से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई गई है कि आपका बीच में जाइलम है, इसमें प्राइमरी जाइलम, उसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद आप देख सकते हैं कॉर्टेक्स, और एंडोडर्मिस के बाद आपको एक लेयर मिलेगी पेरिसाइकिल का, उसके बाद यह है एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस में रूट हेयर्स। ठीक, अब इसके बाद जो भी फिगर है वो आगे आपके टॉपिक में आएगा, तब आपको बताया जाएगा, संवहन ऊतक जब आपको पढ़ाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने भरण ऊतक तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली कि भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से ऊतक आते हैं, उनका कार्य क्या है। उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। आगे जो भी टॉपिक होगा आई थिंक बचा हुआ है संवहन ऊतक तंत्र, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।